dear students, this is Sumit Kumar, your physics teacher. So students, come to our topic. So students, class 10th physics, chapter number 1st, electricity. So students, आप सभी ने अपने घरों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी तो देखी ही है. So कुछ practical, some of the practical examples of electricity are, that is electric fan, electric motor, electric bulb. These appliances we are using in our home. So students, कुछ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, और कुछ एग्जांपल हैं जैसे टेलीविजन सेट्स हैं, ये सब कुछ हैं, ये सब किस पे रन करते हैं, ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी पे रन करते हैं. सो स्टूडेंट्स, अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये किससे मिलके बनी होती है? इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी इज मेड अप बाय चार्ज. चार्ज से मिलके बनी होती है इलेक्ट्रिसिटी. सो स्टूडेंट, चार्ज क्या होता है? ए प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट due to which they show electrical and magnetic phenomena. What is electrical and magnetic phenomena? We shall discuss in our next videos. So charge किसी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फिनोमिना को वो दिखाता है. सो स्टूडेंट्स, चार्ज इज ऑफ टू टाइप. दो टाइप का हमारा चार्ज होता है बेटा. वन इज पॉजिटिव चार्ज and second one is negative charge. One is positive charge and other is negative charge. So students, there is some properties of charge. So that properties are properties of charge. First one is same charge repel each other, and opposite charge attract each other. Same charge means positive charge will repel positive charge or negative charge will repel negative charge. Okay students, so सेम चार्ज रिपेल ईच अदर. पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा. इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर. अपोजिट मींस अगर इफ वी हैव वन चार्ज विच इज पॉजिटिव एंड सेकंड चार्ज विच इज नेगेटिव, सो बोथ द चार्जेस आर अपोजिट टू ईच अदर, दैट इज वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज नेगेटिव. सो पॉजिटिव चार्ज attract the negative charge. Both are opposite, so opposite charge attract each other. Or you can say that negative charge attract the positive charge. Okay students? So next is charge. Electric charge is quantized. So third property is electric charge is quantized. What do you mean by quantized? So सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि चार्ज को हम डिनोट किससे करते हैं. We denote the charge with letter Q. डिनोट करते हैं हम चार्ज को Q से. And charge is quantized, that is Ne. Q is equals to Ne is the formula for the charge, and where N is the number of electron and E is the electron. Okay, so students, electron, what is the charge on one electron? Charge on one electron is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. एक इलेक्ट्रॉन पे इतने अमाउंट का चार्ज होता है, एंड एक प्रोटॉन पे भी सेम अमाउंट का चार्ज होता है, बट द डिफरेंस इज इलेक्ट्रॉन कंटेन नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज. अब हम इन दोनों के बारे में देख लेते हैं, कुछ थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं. ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते क्या हैं आखिर? स्टूडेंट्स, वी अवेयर अबाउट द एटम्स.
9th क्लास में हमने एटम के बारे में पढ़ा हुआ है। सो एटम क्या होता है बेटा? एटम इज द स्मॉलेस्ट और यू कैन से दैट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी सब्सटेंस। बिल्डिंग ब्लॉक मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिससे कोई भी सब्सटेंस हमारा बना होता है। इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट, एटम भी आगे फर्दर डिवाइड होता है। पहले साइंटिस्ट ये मानते थे कि एटम इज इनडिविजिबल, दैट इज इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन बाद में डिस्कवरी हुई तो पता चला कि इसके अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, प्रोटॉन्स पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव। ये माइनस वीई का मतलब है बेटा नेगेटिव चार्ज, प्लस वीई का मतलब है पॉजिटिव चार्ज, एंड न्यूट्रॉन्स पे जीरो चार्ज और यू कैन से दैट नो चार्ज। एंड इलेक्ट्रॉन को हम डिनोट करते हैं ई से, एंड उसके ऊपर साइन लगाते हैं माइनस का, दैट मींस इलेक्ट्रॉन कंटेन नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन को पी से डिनोट करते हैं और इसके ऊपर हम जो साइन लगाते हैं वो पॉजिटिव साइन लगाते हैं, विच डिनोट्स दैट प्रोटॉन कंटेन पॉजिटिव चार्ज। एंड न्यूट्रॉन को हम एन से डिनोट करते हैं और उसके ऊपर क्या लगाते हैं? छोटी सी जीरो लगा देते हैं, विच डिनोट्स दैट न्यूट्रॉन डज नॉट कंटेन एनी चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ओके और आपको ये भी पता है कि जो एटम होते हैं, जो हमारे पास एटम होते हैं, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल मींस, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल सोडियम, इस पर्टिकुलर एलिमेंट से तो सारे स्टूडेंट अवेयर हैं। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11, एंड मास नंबर कितना है बेटा? एटॉमिक मास कितना है इसका? 23। atomic number is 11, that is number of electron is equals to 11, and number of protons that is atomic number is 11। सो स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर जो हमारा होता है यही हमें बताता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। सो जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, और यही इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के बारे में कौन बताता है बेटा? एटॉमिक नंबर। अब मैंने बोला है कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मींस 11 इलेक्ट्रॉन। सपोज हम मान के चलते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे एक नेगेटिव चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन कंटेन 1 नेगेटिव चार्ज, तो 11 पे कितना होगा? 11 इलेक्ट्रॉन्स पे कितना होगा? 11 नेगेटिव चार्ज। और 1 प्रोटॉन कंटेन 1 पॉजिटिव चार्ज, तो 11 प्रोटॉन पे कितना होगा? 11 पॉजिटिव चार्ज। सिंपल मैथमेटिक्स है कि अगर एक एटम के अंदर 11 ही इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 11 नेगेटिव है, और 11 ही प्रोटॉन है, 11 पॉजिटिव है। सिंपल सी मैथमेटिक्स है, 11 में से 11 जाएगा तो टोटल कितना चार्ज बचेगा? 0। ठीक है। सो चार्ज हमारा आता कब है? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है। अब हम नंबर ऑफ इनबैलेंसिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की, जिसकी वजह से हमारे एटम पे क्या आता है? चार्ज आ जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि अभी हम जो प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे, पहले मैंने 2 प्रॉपर्टी डिस्कस की है बेटा, सेम चार्ज रिपेल एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। थर्ड मैंने प्रॉपर्टी डिस्कस की है बेटा, जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड रहता है, दैट इज, मैंने आपको अभी फॉर्मूला लिखा था बोर्ड पे, Q इज इक्वल वेयर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E is the charge on electron. So we know that charge on electron is equals to 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. And N is the number of electron. मतलब हम जब भी चार्ज को लेंगे, वो हमेशा एक नंबर, क्वांटाइज्ड नंबर में आएगा। मतलब चार्ज ऑन
3 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 5 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 10 इलेक्ट्रॉन्स। इज दैट क्लियर? कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो चार्ज होगा हाफ इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन्स पे कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स पे कितना होगा, सॉरी 2.5 इलेक्ट्रॉन्स पे कितना होगा। दैट मींस जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना वो हमारे कंप्लीट रहेंगे। हम हमेशा यही बोलेंगे कि n की वैल्यू 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी अप टू, मतलब एक कंप्लीट नेचुरल नंबर होगा। कभी भी जो n की वैल्यू है वो 1.5, 2.5, 4.75 ये नहीं होगी। दैट इज चार्ज जो हमारा होता है बेटा क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज जो है हमारा एक नेचुरल नंबर में होता है। इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट इज SI यूनिट ऑफ चार्ज की बात करेंगे बेटा। व्हाट आर दी यूनिट ऑफ चार्ज? सो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया था कि वी डिनोट चार्ज, चार्ज की नोटेशन होती है बेटा Q से। समटाइम्स हम कैपिटल Q यूज कर लेते हैं, समटाइम्स वी यूज स्मॉल q। बात एक ही है, बात एक ही है। और अगर मैं इस प्लस q के आगे प्लस का साइन लगा दूं तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा, और अगर इसी q के सामने मैं नेगेटिव चार्ज लगा दूं तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट, व्हाट आर द SI यूनिट ऑफ चार्ज? द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। चार्ज की SI यूनिट क्या होती है बेटा? कूलम। और इसको किससे लिखते हैं बेटा? C से। चार्ज की SI यूनिट क्या होती है बेटा? कूलम। उसके बाद कुछ स्मॉल यूनिट्स हैं कूलम की। 1 मिली कूलम, मिली कूलम, कूलम के लिए मैं C ही लिख रहा हूं बेटा। मिली, मिली कितना होता है बेटा? 10⁻³ कूलम। इज दैट क्लियर? सो 1 मिली कूलम इज 10⁻³ कूलम। तो इसको लिखते हैं इस तरह से MC, दैट इज मिली कूलम। उसके बाद और इससे छोटी यूनिट्स हैं माइक्रो कूलम, माइक्रो कूलम। माइक्रो, 1 माइक्रो हमेशा इक्वल होता है 10⁻⁻6 के कूलम, 10⁻⁻6 कूलम। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर 10 माइक्रो कूलम मिली कूलम लिखा गया था, 1 मिली कूलम की बात होती है, ठीक है बेटा। सो यहाँ पर 1 माइक्रो कूलम लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे बेटा? 1 माइक्रो कूलम। इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, एक प्रॉब्लम मैं आपको देता हूं, कहता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था बेटा, दैट इज Q is equals to NE। Q is equals to NE is the formula। अब उसने बोला है कि चार्ज कितना है, we have given कूलम, that is charge is equals to 1 coulomb and we have to find number of electron। that is इसका क्वेश्चन ये है, हमारा क्वेश्चन ये है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स पे 1 कूलम चार्ज होगा, कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। और 1 इलेक्ट्रॉन पे तो चार्ज आपको पता ही है कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगा। उसके बाद यहां से देखिए बेटा, मैं क्या निकालूंगा, n की वैल्यू। फॉर्मूला मेन हमारे पास ये है, जो मेन जो फॉर्मूला है Q is equals to NE। मुझे यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है। हमें एक बात पता है कि अगर हमारे पास 3 अननोन दे रखे हैं, 2 अननोन की वैल्यू निकालनी है और 1 अननोन की वैल्यू दे रखी है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉरी, 2 अननोन दे रखे हैं और 1 की निकालनी है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इसमें E की वैल्यू हमें पता ही है कितनी होती है, इतनी, और Q उसने दे दिया 1 कूलम, तो हम यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने अभी बोला है, अगर हमारे को 3 अननोन में से 2 अननोन दे रखे हैं तो हम तीसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी है। चार्ज कितना है, 1 कूलम, और ये कितना आ जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻9 कूलम। इज दैट क्लियर? अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, दैट इज ये जो है 10⁻⁻9 है, ये ऊपर जाएगा। एक मैथमेटिक्स का रूल पता होगा कि पावर में अगर किसी भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू है, कोई भी नंबर है, उसकी कोई पावर है, अगर ये न्यूमरेटर में है, इसको अगर मैं डिनोमिनेटर में लेके आता हूं तो पावर हमेशा नेगेटिव में हो जाती है। सपोज दैट कि 10⁻³ था, इसका मैंने रेसिप्रोकल किया, मतलब उल्टा किया, तो 1/10⁻³ हो जाएगा। अगर इसको वापस लेके जाऊंगा तो क्या होगा, अब यहाँ देखो डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है, ऊपर जाएगा तो वापस क्या बन जाएगा, ये 10⁻³ बन जाएगा। सेम यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज होगी, ये 1/1.6 × 10⁻19, ये हमारा यहाँ पर नेगेटिव था, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये
पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद जब मैं 1 से 1.6 को 1.6 से 1 को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 6.25 इंटू, ऑब्वियसली ये पहले 0.625 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। लेकिन जब मैं इस जीरो को एडजस्ट करूंगा, 19 आएगा यहाँ, इसको मैं एडजस्ट करूंगा, मतलब 0 पॉइंट से मैं इसको लिखूंगा 6.25 इंटू, तो मैं यहाँ से एक पावर को कम करूंगा तो मेरे पास इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, दैट इज 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पे एक कूलम चार्ज होता है। और यू कैन से दैट कि एक कूलम चार्ज में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के पास एक कूलम चार्ज होता है। तो देख लो कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और चार्ज कितना है, सिर्फ 1 कूलम। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे, कुछ क्लासिफिकेशन करेंगे सब्सटेंसेस की बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखिए बेटा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मैं कुछ एक हमारे डेली लाइफ के एक्सपीरियंस की बात करता हूं जो हम प्रैक्टिकली हमारे घरों में देखते हैं। देखिए, आप लकड़ी जो होती है, अगर मान लो घर में किसी को, या हम देखते हैं किसी को शॉक लग जाता है, करंट लग जाता है, तो हम उसको किस चीज से, उस तार को किस चीज से हटाएंगे? हम उसको लकड़ी की, मतलब लकड़ी लेंगे, एक वुड से बनी हुई कोई भी चीज लेंगे, उससे हम उसको दूर करेंगे सो दैट कि उससे, मतलब उसको झटका ना लगे, और हम जब उस तार को हटाएंगे तो हमें भी वो झटका महसूस ना हो। सो हमने लकड़ी ही क्यों यूज की, हमने मेटल क्यों नहीं यूज किया? बिकॉज जो लकड़ी होती है ये इंसुलेटर होती है। तो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज, हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे बात कर रहे हैं कुछ सब्सटेंसेस की। वो क्या क्या है बेटा? पहला है इंसुलेटर, ठीक है बेटा। इंसुलेटर्स आर दो सब्सटेंस व्हिच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, मतलब जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। अब ये इलेक्ट्रिसिटी पास ना होने देने का कारण है, हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। तो इंसुलेटर, अभी फिलहाल के लिए इतना देखो कि इंसुलेटर्स आर दो सब्सटेंस व्हिच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, मतलब अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास, चार्ज को पास ही नहीं होने देते, वो इंसुलेटर होते हैं। फॉर एग्जांपल रबर, प्लास्टिक, वुड, these all are the example of etc insulator। नेक्स्ट होता है बेटा हमारा कंडक्टर। क्या होता है बेटा? कंडक्टर। सो कंडक्टर क्या होते हैं बेटा? कंडक्टर आर दो सब्सटेंस व्हिच अलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, मतलब जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास होने देते हैं, वो कंडक्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑल मेटल, जितने भी मेटल्स हैं ये सारे क्या हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। सबसे ज्यादा अच्छा जो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का वो है बेटा सिल्वर। वो क्या है? सिल्वर। इज दैट क्लियर? सो इंसुलेटर हो गया, कंडक्टर हो गया। नेक्स्ट जो होता है हमारे पास बेटा सेमीकंडक्टर। एक और मटेरियल है, एक और सब्सटेंस है जिसका नाम क्या है? सेमीकंडक्टर। देखिए बेटा, सेमी का मतलब होता है कि बीच में, सेमी मतलब हाफ, कंडक्टर मतलब जो हाफ कंडक्ट कर सकता हो। दैट मींस द सब्सटेंस whose properties या whose conductivities lie between insulator and conductor। That means मान लीजिए कि मैंने इसको 2 कूलम चार्ज दिया, ठीक है, तो सिर्फ ये आधे को पास करेंगे और आधे को पास नहीं करेंगे। समझने के लिए बेटा कि सेमी मतलब ये कुछ कंडक्टिविटी करेंगे और कुछ कंडक्टिविटी नहीं करेंगे, वो भी कुछ स्पेशल कंडीशन के अंदर ये करेंगे। सो सेमीकंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस which whose properties lies between insulator and conductor। so इसके जो एग्जांपल हैं बेटा, एग्जांपल बहुत सारे हैं, जैसे गैलियम आर्सेनाइड है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये कुछ हमारे एग्जांपल हैं सेमीकंडक्टर के, ठीक है। अब एक होता है हमारे पास सुपर कंडक्टर। क्या होता है बेटा? सुपर कंडक्टर। ये एडिशनल नॉलेज है बेटा आपकी सुपर कंडक्टर की। आइडियली हमारे पास ऐसा कोई भी कंडक्टर नहीं है जो सुपर कंडक्टिविटी को शो करता हो। साइंटिस्ट आज भी इसको ढूंढ रहे हैं सुपर कंडक्टर को, लेकिन किसी को भी अभी तक इसमें
सफलता नहीं मिली है, कोई भी साइंटिस्ट इसको नहीं खोज पाए, डिस्कवर नहीं कर पाया। तो सुपर कंडक्टर एक्चुअल में होते क्या हैं? देखिए बेटा, सुपर कंडक्टर वो होते हैं जिसके अंदर कोई मतलब बिना किसी रुकावट के इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हमारा आसानी से निकल जाएगा, और वहां पर जो एनर्जी हम दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जीरो लॉस होगा। दैट मींस अगर मैंने 100% एनर्जी दी है तो मेरे को आउटपुट पे मतलब मेरे को 100% ही रिसीव हो रही है। मान लीजिए कि ये एक सुपर कंडक्टर वायर है, यहाँ से मैं 100% करंट दे रहा हूँ या चार्ज दे रहा हूँ तो मेरे को 100% ही मिल रहा है। दैट मींस कोई भी लॉस नहीं हो रहा और आसानी से पास आउट हो रहा है, ऐसे इसे बोलते हैं सुपर कंडक्टर। सो ये बेटा आपकी एडिशनल नॉलेज के लिए है, आपको मेन ये 3 करने हैं। सो कम टू अवर लास्ट पॉइंट, इंसुलेटर क्या होते हैं बेटा? दो सब्सटेंस व्हिच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। फॉर एग्जांपल रबर, प्लास्टिक, वुड। कंडक्टर सब्सटेंसेस व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। ऑल मेटल्स। और बेस्ट एग्जांपल, बेस्ट जो कंडक्टर है मैंने बता दिया आपको कौन सा है, सिल्वर है। उसके बाद सेमीकंडक्टर whose property or you can say that whose conductivity lie in between insulator and conductor, मतलब जो कंडक्ट भी करते हैं और जो कंडक्ट नहीं भी करते। इसके कुछ एग्जांपल हैं गैलियम आर्सेनाइड, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। उसके बाद सुपर कंडक्टर मैंने आपको बताया कि वो सब्सटेंसेस जो 100% एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को बिना किसी रोक टोक के पास होने देते हैं, वो सुपर कंडक्टर होते हैं। सो स्टूडेंट्स come to our next topic, that is electric potential. So our next topic is electric potential. So electric potential is a condition, it is a condition that determines the direction of flow of charge. That means ये flow of charge की direction को, मतलब चार्ज जो है किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसको मेजर करने के लिए हम किसके यूज करते हैं बेटा? कौन सी टर्म यूज होती है उसके लिए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किस टर्म को यूज करते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम यूज करते हैं। सो देखो बेटा, फिगर दिखा रखे मैंने, यहाँ फिगर बनाए हैं। फर्स्ट फिगर है ये सेकंड फिगर है और ये थर्ड फिगर है। इसको एक बार नहीं देखना आपको, फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, थर्ड फिगर। सो ध्यान से देखिए बेटा, यहां पर मान लीजिए कि ये कोई एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है जिसका नाम क्या है? Q1 है, एंड the effect of Q1 charge is shown by this dotted line. Means Q1 की जो इफेक्ट है, अट्रैक्शन की पावर या रिपल्शन की जो पावर है, वो सिर्फ इस बाउंड्री तक है। इसके बाद जो है इसकी पावर क्या है बेटा? नेग्लिजिबल है। दैट इज वाई मैंने यहां पर क्या लिख दिया उसको? इन्फिनिटी। मतलब इसके बाद इसका कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा। उसके बाद ये क्या है बेटा? देखो सेकंड में मैंने यहां पर लिखा, ये चार्ज Q1 था, इस इनफाइनाइट पॉइंट पे मैंने एक और चार्ज ले लिया, Q ले लिया। अब मैंने इस थर्ड फिगर में मैंने क्या शो किया? इस Q चार्ज को मैं इनफाइनाइट से एक पॉइंट पे लेके आया हूं, A पे। एक पॉइंट लेके आया हूं जिसका नाम है पॉइंट का नाम है क्या बेटा? A पॉइंट पे लेके आया हूं। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज द वर्क डन, इट इज अ टाइप ऑफ वर्क डन। देखिए बेटा, किसी भी यहां पर मान लो इस इनफाइनाइट पॉइंट पे ये कोई चार्ज था, इस चार्ज को मैं उठा के यहां से यहां लेके आया हूं, तो इसको उठा के लेके आने में मैंने कुछ ना कुछ वर्क डन किया होगा। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब ये एक प्रकार का वर्क डन है जिससे हम किसी भी पॉजिटिव चार्ज को या किसी भी टाइप के चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लेके आते हैं इस चार्ज के नजदीक। इज दैट क्लियर? सो दोबारा से सुन लीजिए बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। सो बेटा ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में मैंने बताया आपको। देखिए मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं। Q1 एक चार्ज था जिसका इन्फ्लुएंस या जिसकी पावर सिर्फ इस बाउंड्री तक है, ये जो बाउंड्री मैंने लगा रखी है। इस बाउंड्री के बाहर इसका इफेक्ट बिल्कुल नेग्लिजिबल है, तो मैंने उस नेग्लिजिबल पार्ट को जहां पर इसका इफेक्ट जीरो है उसको इन्फिनिटी दिखा दिया, मतलब इससे काफी दूरी पे है। मैंने इस इन्फिनिटी डिस्टेंस पे एक चार्ज मान लिया Q। अब फिर नेक्स्ट फिगर में मैंने क्या किया? इस Q चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे मैं लेके आया A पे। तो
तो ऑब्वियस सी बात है कि मैंने इस चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट पे ले जाने में कुछ ना कुछ वर्क डन किया होगा। सो मैंने यहां पर बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फॉर फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब एक प्रकार का वर्क डन हो गया। और यू कैन से दैट, बेटा मैं रब कर रहा हूं इसको यू कैन से दैट पोटेंशियल क्या होगा बेटा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मतलब इस चार्ज Q को ले जाने में जो वर्क डन हुआ है मेरा, वो क्या होगा, W अपॉन में चार्ज। मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इज दैट क्लियर? सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक क्या है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब एक टर्म आई है स्केलर। स्केलर का मतलब क्या होता है बेटा, स्केलर विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके पास सिर्फ क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, लेकिन इसकी डायरेक्शन नहीं होती। एंड एसआई यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। इसकी जो एसआई यूनिट है पोटेंशियल की, ईपी इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ईपी इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इट्स एसआई यूनिट इज SI unit is volt. Next, SI unit for work is, वर्क के लिए क्या होती है बेटा, जूल होती है. ठीक है, जूल को हम लिखते हैं J से. और Q इज चार्ज, मैंने पहले ही बताया है चार्ज जो है हमारा Q होता है और इसकी यूनिट होती है कूलम, और इसको हम लिखते हैं C से. अगर मैं इनकी यूनिट यहां लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम. Is that clear? So volt is the SI unit for electric potential, joule is the SI unit for work done, and coulomb is SI unit for charge. Next is, so अब आगे टॉपिक आता है बेटा, define 1 volt. Define 1 volt. ये डायग्राम मैंने रब कर दिया बेटा, इसको फिर मैं आपको बताता हूं दोबारा बना के. ये इलेक्ट्रिक करंट के लिए था. Define 1 volt. 1 volt is the electric potential, or you can say that 1 volt electric potential is defined as 1 joule work required to move 1 coulomb charge. So 1 joule work is required for moving 1 coulomb charge. 1 coulomb charge called 1 volt. So 1 volt को हम डिफाइन कैसे करेंगे, 1 वोल्ट को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, 1 जूल वर्क इज रिक्वायर्ड फॉर मूविंग 1 coulomb चार्ज इज कॉल्ड 1 वोल्ट. तो 1 जूल वर्क की रिक्वायरमेंट है 1 coulomb चार्ज को मूव करने के लिए. सो ये क्या हो गया, 1 वोल्ट के इक्वल हो गया. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट कब होगा, 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तब होगा जब हम 1 जूल वर्क डन करेंगे 1 कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in bringing 1 coulomb of positive charge from infinity to that point. Is that clear? So नेक्स्ट है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस. देखिए बेटा, एक टर्म मैंने लिखी है क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. एक और टर्म आ रही है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस. क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस. सो पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात करेंगे बेटा. पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, potential difference between the 2 points is the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another point. तो ये भी एक टाइप का वर्क डन है. पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, मैंने अभी आपको बताया है, एक डायग्राम मैंने यहां बनाया हुआ था जिसके अंदर मैंने कुछ इस तरह से एक डायग्राम बनाया हुआ था. यहां पर मैंने इस स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और यहां पर मैंने क्या रखा हुआ था, नेगेटिव चार्ज. तो बेटा एक बात तो ये ध्यान से सुन लेना, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है इसका जो पोटेंशियल होता है वो हाई होता है और इसका क्या होगा, लो. नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है बेटा, लो. ठीक है, ये ए स्फीयर है, ये बी, ये हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पोटेंशियल पे है,
ये हमारा करंट है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स is the amount of work done in moving a unit positive charge. यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क या कार्य क्या है? हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। दैट मींस ये हाई पोटेंशियल पे है, ये लो, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो चार्ज जो है दैट इज करंट जो है हमारा हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चलता है। करंट हमारा जो चलता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ से लो पोटेंशियल की ओर चलता है। तो अभी आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है ये हमेशा हाई पोटेंशियल पे होता है और नेगेटिव चार्ज हमारा किस पे होता है बेटा? लो पोटेंशियल पे। आगे नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं बेटा। कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को मैं लिखता हूं बेटा I से, और इसका जो फॉर्मूला होता है Q बाय T। तो इसको मैं डिफाइन कैसे करूंगा? चार्ज Q पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। सो यहां पर देखिए बेटा मैंने क्या लिया है, एक मेटल का स्फीयर लिया है A जिसके अंदर क्या है? हाई पोटेंशियल दैट इज पॉजिटिव चार्ज है। एक मैंने मेटल का स्फीयर लिया है जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज है जो कहां है? लो पोटेंशियल पे। अब एक बात ध्यान रखना, कन्वेंशनली, ठीक है, हम क्या मान के चलते हैं कि करंट की डायरेक्शन वही होती है, मतलब करंट की डायरेक्शन हमेशा हाई से लो की तरफ होती है, दैट मींस पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। ये बात आपने दिमाग में बिठा लेनी है कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। अब कंडक्टिविटी, कंडक्टर्स की बात कर रहे थे, ठीक है। कंडक्टर्स के अंदर दैट इज जो मेटल्स हैं, ये जो मेटल्स हैं इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। क्यों? क्योंकि मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास क्या होते हैं बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या यू कैन से दैट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? मूव करते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। अब ये कोई मेटेलिक स्फीयर था जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, दैट मींस एक जो मेटल होता है या कोई भी एटम होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होता है, उसमें नेगेटिव भी चार्ज। कोई भी एटम होगा उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही होंगे। अगर मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होगी तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। अगर मेरे पास प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे तो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। तो हमने मान के चलना है कि पॉजिटिव वाला हाई पोटेंशियल पे है और नेगेटिव वाला लो पोटेंशियल पे है। अब होगा क्या यहां से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यहां पर ज्यादा है, दैट मींस फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, ठीक है। तो ये मूव करेंगे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और जब ये यहां से यहां पहुंच जाएंगे तो करंट निकलेगा। करंट कहां से कहां तक जाएगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब रीजन क्या है? देखिए पॉजिटिव चार्ज दैट इज जो प्रोटॉन्स हैं हमारे, ये कभी भी मूव नहीं करते। आपने एटॉमिक थ्योरी के अंदर 9th क्लास में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड दी न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। ये प्रोटॉन्स तो मूव नहीं करते लेकिन इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। लेकिन ये फिर करंट कहां से जनरेट हो जाता है? देखिए बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स तब तक यहां पर मूव करते रहेंगे जब तक इन दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, ये दोनों इक्वल पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल मतलब ना हो जाए, इनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब होगा क्या, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे यहां से आएंगे यहां पर, तो किसी ना किसी पॉजिटिव चार्ज के साथ रिकॉम्बिनेशन करेंगे, रिकंबाइन करेंगे, तो अपनी एनर्जी को लूज करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे। जब वो अपने इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे तो वो जो न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी निकलेगी वो किस फॉर्म में निकलेगी? करंट की फॉर्म में, और वो ट्रेवल करती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। समझा गई? सो ये जो डायग्राम है बेसिकली हमें क्या बता रहा है? पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, सॉरी, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट चलता है, दैट मींस पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज हमारा, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट ट्रेवल करता है, और नेगेटिव साइड से इलेक्ट्रॉन जाते हैं। प्रोटॉन्स कभी भी ट्रेवल नहीं करते, वो न्यूक्लियस के अंदर फिक्स्ड रहते हैं। उसके बाद बेटा मैंने अभी आपको बताया है करंट का फॉर्मूला क्या है बेटा? I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम,
चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। अब वी नो दैट I इज इक्वल्स टू चार्ज, चार्ज होता है हमारा कूलम में, तो ये क्या हो जाएगा, चार्ज की यूनिट क्या हो जाएंगी बेटा, कूलम हो जाएंगी, और टाइम की क्या हो जाएंगी, सेकंड। SI यूनिट्स ऑफ चार्ज इज कूलम, फॉर टाइम इज सेकंड, सो कूलम पर सेकंड, और यू कैन से दैट कूलम सेकंड इनवर्स इज द यूनिट फॉर करंट। एंड ऑल्सो अगर आपको, या तो आप कूलम पर सेकंड लिख लीजिए, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि SI यूनिट फॉर करंट इज एम्पेयर। क्या होती है बेटा, एम्पेयर, एम्पेयर, और इसको हम लिखते किससे हैं, ए से। सो मैं यहां पर ये लिख दूं, अगर एम्पेयर इज इक्वल्स टू, करंट की जगह एम्पेयर आ गया, चार्ज की जगह कूलम, और यहां सेकंड। सो एम्पेयर किसके इक्वल होता है, कूलम पर सेकंड के। यहां पर मैं 1 लिख दूंगा और यहां पर भी 1 लिख दूंगा। सो 1 एम्पेयर करंट को डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करें, थ्रू दी वायर इन 1 सेकंड। मतलब जब 1 सेकंड में एक वायर से 1 कूलम चार्ज फ्लो कर जाएगा तो मेरा करंट कितना जाएगा, 1 एम्पेयर। कितना जाएगा, 1 एम्पेयर। सो 1 कूलम को हम कैसे डिफाइन करेंगे, 1 सेकंड में अगर मेरा 1 कूलम चार्ज एक मेटेलिक वायर में से फ्लो कर रहा है तो मैं ये बोलूंगा कि मेरा करंट कितना है, 1 एम्पेयर। सो एम्पेयर इज द SI यूनिट फॉर द करंट, एम्पेयर इज द SI यूनिट फॉर द करंट। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैंने अभी बताया आपको करंट हमेशा जो फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। मैंने अभी बोला है आपको कि हमारा जो करंट है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चलेगा। कंसीडर, मैंने एक ये मान ली कि एक प्लास्टिक की पाइप है, ठीक है बेटा, जिसके अंदर वाटर पड़ा है। यहाँ पर क्या है, ये सारा वाटर है, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये एक बिल्कुल प्लेन सरफेस पे है, मतलब ये वाला सिरा और ये वाला सिरा बिल्कुल एक प्लेन सरफेस पे है, ना तो पानी यहां से निकलेगा ना यहाँ पानी निकलेगा। मींस ये जो इसका जो पोटेंशियल है और इसका जो पोटेंशियल है आपस में क्या है, इक्वल है। इज दैट क्लियर। मैंने क्या किया, इस प्लास्टिक की पाइप जो पानी से भरी है इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। कैसे किया, मैंने इसका एक जो हिस्सा है, एक जो साइड है वो मैंने एक हाइट पे रख दी, और दूसरा मैंने क्या कर दिया, ये क्या आ गया बेटा, मेरा हाइट एक ऊंचाई पे कर दी, और ये क्या हो गया बेटा, लो हाइट है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो सिरा है मेरा हाई पोटेंशियल पे है और ये मेरा सिरा कौन सा है, लो पोटेंशियल। अब क्या होगा, इस केस के अंदर पानी, सारा का सारा पानी हाई पोटेंशियल से कहां निकल जाएगा, लो पोटेंशियल से बाहर निकल जाएगा। समझा कि। सो ध्यान रखना है कि करंट हमेशा मेरा पॉजिटिव टू नेगेटिव। व्हाट आई मीन टू से दैट हियर, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं कि जो करंट है हमारा हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव चलेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव चलेगा। एक और मैं एग्जांपल लेता हूं बेटा, जो टोटल करंट होता है सर्किट के अंदर वो हमेशा सेम रहता है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक और पाइप ली, देखिए बेटा, इन दोनों का यहां पर मैंने C पॉइंट लिया, यहां पर मैंने D, और यहां मैंने ये वाला जो पॉइंट लिया है ये B पॉइंट है, ये X पॉइंट है, और ये वाला जो मैंने माना है ये क्या है, Y पॉइंट है। अब देखिए बेटा, इसका जो डायमीटर है वो कम है, इसकी चौड़ाई कम है, इसकी चौड़ाई ज्यादा है। मैंने सपोज दैट कि यहां से I करंट दिया, ये करंट X से Y तक तो I ही रहेगा, यहां से यहां तक तो ये I ही रहेगा। आगे क्या हुआ, ये Y से जब B गया तो B से कहां चला गया, C, मतलब यहां से इसकी एक ब्रांच और निकल गई। दैट मींस ये करंट डिवाइड हो गया अब 2 रास्तों में। यहां पर जो करंट आया, मान लीजिए कि वो I1 आया, और यहां पर क्या आया, I2 आया। अब जो टोटल करंट मैंने दिया था I, वो किसके इक्वल हो जाएगा, I1 प्लस I2। मतलब अगर मैं इसको आगे एक ऐसी पाइप से जोड़ दूं, ठीक है, तो क्या होगा, यहां से I1 आ जाएगा और यहां से क्या आ जाएगा, I2, और दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरे पास टोटल वापस कितना चला जाएगा, I ही मिल जाएगा। तो टोटल करंट सर्किट के अंदर सेम ही रहता है, ब्रांचेस में बढ़ जाएगा, लेकिन जितना इनपुट दोगे उतना ही आउटपुट पे आएगा। मतलब I किसके इक्वल होगा, टोटल करंट I होगा I1 प्लस I2 के इक्वल होगा। तो ये बात भी बेटा आपको ध्यान रखनी है। अब कुछ एक सिंबल्स होते हैं बेटा जो हमें ध्यान में रखने हैं, ठीक है, और एक हमारा वोल्ट मीटर होता है और एक हमारा एमीटर होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सिंबल्स बेटा देखिए, आपने
सेल के बारे में सुना होगा, इलेक्ट्रिक सेल, जैसे सेल आपने देखे होंगे आपके घरों में जो पेंसिल सेल होते हैं वो आपने देखे होंगे बेटा। उसके अंदर कुछ इस तरह से वो डिजाइन होता है उसका, यहां पर थोड़ा सा एक उभरा हुआ हिस्सा होता है मेटल का, ठीक है, ये होता है सीधा नेगेटिव, ये जो पॉइंट होता है नेगेटिव होता है और ये वाला क्या होता है, पॉजिटिव पॉइंट होता है, ठीक है। सो मैं एक सेल को अगर सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाना चाहूं तो कैसे दिखा सकता हूं, इस तरह से। ये जो दो सेल मैंने, ये दो लाइन लगाई हैं, जो वर्टिकल लाइंस लगाई हैं, ये सेल को डिनोट कर रही हैं। अब इसके अंदर ये जो बड़ी वाली साइड है ये हमेशा पॉजिटिव को डिनोट करती है, क्योंकि हाई पोटेंशियल मेरा पॉजिटिव पे होता है, दैट इज व्हाई वी यूज बिगर लाइन फॉर पॉजिटिव एंड शॉर्टर लाइन फॉर नेगेटिव। और नेगेटिव को शो करने के लिए मैं क्या यूज करता हूं बेटा, नेगेटिव चीज को, नेगेटिव टर्मिनल को शो करने के लिए मैं छोटी लाइन को शो करता हूं, ठीक है बेटा। सो सेल, डिफाइन सेल, सेल को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू प्लेट्स इन विच वन इज पॉजिटिव एंड अदर वन इज नेगेटिव। मतलब दो प्लेट से मिलके बनी है ये, जिसके अंदर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। उसके बाद बेटा मैं बात करता हूं बैटरी की। ये मेरा सेल का डायग्राम था, ये बैटरी का। सो बैटरी क्या होती है बेटा, बैटरी इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल। मान लीजिए अगर मेरे पास एक प्लेट पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रोड जो है, इसको प्लेट बोल दीजिए या इलेक्ट्रोड बोल दीजिए, इलेक्ट्रोड इज बेटर देन द प्लेट, सो वी यूज इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड यूज कीजिए। अगर मेरे पास एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और एक ही सिंगल इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, अगर मैं दोनों को लिखता हूं तो एक सेल बनता है। अगर ऐसे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक सेल तो ये आ गया, दूसरा सेल ये आ गया, तीसरा सेल ये आ गया और चौथा सेल ये आ गया, मतलब मैंने यहाँ 4 सेल यूज कर लिए। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सो वी कैन डिफाइन बैटरी, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन विच वी यूज 2 और मोर देन 2 सेल, मतलब 2 या 2 से अधिक सेल से मिलके हमारी बैटरी बनती है। नेक्स्ट वन इज कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर तो आपको सिंपल सी बात है, ये हमारी कनेक्टिंग वायर है। एक वायर आपने देखी होगी हमारे घरों के अंदर, तार जो होती है वो कनेक्टिंग वायर सिंपल हम कैसे शो कर सकते हैं, इस तरह से शो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ ना कुछ इनपुट दूंगा और एक से आउटपुट लूंगा, तो मेरे को ये क्या कर देगी, उन दो डिवाइसेस को कनेक्ट कर देगी, तो ये हमारी कनेक्टिंग वायर होती है बेटा। उसके बाद कनेक्शन कैसे करते हैं, या ज्वाइंट, कनेक्टिंग वायर ज्वाइंट कैसे दिखाएंगे बेटा, ये हमारी कनेक्टिंग वायर थी। सपोज दैट कि मेरे को यहां से एक कनेक्शन और लेना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से ज्वाइंट कर दूंगा एक और वायर को। ज्वाइंट को दिखाने के लिए, कनेक्टिंग वायर में ज्वाइंट को दिखाने के लिए मैं इस तरह से इसको यूज कर लूंगा। अगर मान लो मेरे पास एक कनेक्टिंग वायर है, ठीक है, ये ज्वाइंट को दिखा रहा है बेटा, किसको दिखा रहा है, ये चीज ज्वाइंट को दिखा रही है, ये मेरी कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर। अब मैंने इस कनेक्टिंग वायर के ऊपर से एक और वायर लेके जानी है, तो मैं उस क्रॉसओवर को कैसे दिखाऊंगा, उस क्रॉसओवर को मैं इस तरह से दिखाऊंगा, ठीक है। सो कनेक्टिंग वायर, बट ज्वाइंट नहीं है ये कनेक्टिंग वायर तो है दो, लेकिन आपस में ज्वाइंट नहीं है। ज्वाइंट के लिए मैं ये वाला सिंबल यूज करूं, ये राउंड मैंने आपको दिखाया है बेटा, ताकि आप नोटिस कर सकें। इसको ऐसे ही दिखाना है ज्वाइंट को, ठीक है। ये वाला जो राउंड मैं लगा रहा हूं ना, ये आपने नहीं ऐसे लगा के आ जाना पेपर में, ठीक है, ये तो मैंने आपको नोटिस में लाने के लिए लगाया है, ठीक है। सो यहां पर मैं क्या दिखा रहा हूं बेटा, दो वायर्स हैं लेकिन ये ज्वाइंट नहीं है, एक दूसरे के ऊपर से निकल रही है, तो मैं इस तरह से शो करूंगा। अब देखिए बेटा, अभी तक जो हमने पढ़ा है इसमें इंपॉर्टेंट सेल और बैटरी, वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है बट पता होने चाहिए हमारे को। अब हम बात करेंगे बेटा रेजिस्टेंस की। सो रेजिस्टेंस जो है उसको हम दिखाते हैं बेटा, सिंबल क्या है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है बेटा, जिगजैग सी लाइन लेनी है, यहां से देखो स्ट्रेट लाइन है, यहां से जिगजैग कर देना, ये हमारा रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस ये क्या होता है, रेजिस्टेंस ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल आपने क्या देखना है, इसको समझना है कि रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है। एक होता है हमारे पास वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर क्या होते हैं बेटा, VR से लिख रहा हूं वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल मतलब ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है। मान लीजिए कि कोई भी वैल्यू होती है, सपोज इसकी यूनिट होती है ओम, क्या होती है बेटा, ओम। मान लीजिए कि 2 ओम था और मैंने इसको सर्किट में यूज कर दिया, तो ये 2 ओम का ही रहेगा, ठीक है। मैं इसको अगर यहाँ पर 3 ओम का यूज करना चाहता हूं तो मुझको इसको निकालना पड़ेगा और 3 ओम का रजिस्टर लगाना पड़ेगा। अब ये वेरिएबल रजिस्टर है। वेरिएबल रजिस्टर एक प्रकार का रजिस्टर होता है
जिसको मैं अपनी सुविधा के अनुसार कम या ज्यादा कर सकता हूं। मान लीजिए इसकी भी एक मैक्सिमम रेंज होती है, मान लीजिए इसकी ऑपरेटिंग रेंज 1 ओम से 10 ओम है और मुझे सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस है 5 ओम का चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, उस नोब को घुमाऊंगा और रेजिस्टेंस मेरे पास 5 ओम हो जाएगा। बेटा जो सिंबल बना रहा हूं ना, ये देखो, ये वाला जो सिंबल है ये ओम के लिए है, ठीक है। ये हम नेक्स्ट ओम्स लॉ के अंदर डिटेल में इसको कवर करेंगे। सो अभी आपने सिर्फ इतना ही समझना है कि कांस्टेंट रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस के लिए सिंबल ये होता है और वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए ये होता है। एक इसी प्रकार से एक और होता है हमारे पास रियोस्टेट। क्या होता है बेटा? रियोस्टेट। ये भी वेरिएबल रजिस्टर ही होता है, मतलब हमने रेजिस्टेंस को, सर्किट के रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है उस रेजिस्टेंस को हटाए बिना, तो हम क्या करते हैं, इस रियोस्टेट को यूज कर लेते हैं। दैट मींस ये भी एक प्रकार से वेरिएबल रेजिस्टेंस ही होता है बेटा, इसको बोलते हैं रियोस्टेट। रियोस्टेट बोलते हैं इसको, ठीक है। सो ये भी एक प्रकार से वेरिएबल रजिस्टर ही होता है, ठीक है। उसके बाद तो बेटा आई रिपीट, देखिए रेजिस्टेंस के लिए ये वाला सिंबल है, वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए ये एक इसी तरह से जिगजैग लाइन लगा के एक एरो का साइन लगा देना हमने, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया। रियोस्टेट के लिए जिगजैग लाइन के ऊपर एक इस तरह से एरो का साइन लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? रियोस्टेट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा, हम बात करेंगे बेटा की और स्विच जिसको बोल देते हैं बेटा, ठीक है। इस तरह से हम इसको दिखाते हैं, की को या स्विच को। अगर ये मेरा ए बी कोई स्विच था, ठीक है, ए बी कोई स्विच है, इसके बीच में मैंने कुछ नहीं लगाया, कोई डॉट नहीं लगाया, कोई निशान, कोई साइन, किसी प्रकार का कुछ यूज नहीं किया, तो इसको बोलते हैं बेटा ओपन स्विच। तो ये ओपन स्विच के लिए बच्चा कंफ्यूज नहीं होना आपने किसी ने भी। फॉर ओपन स्विच वी यूज दिस सिंबल एंड फॉर क्लोज स्विच, क्लोज स्विच के लिए हम ये वाला यूज करते हैं। अब ये ओपन और क्लोज का मतलब क्या है? ओपन या क्लोज का मतलब क्या है? देखिए बेटा, आप घर में टीवी ऑन करते हो तो आप एक स्विच को ऑन करते हो, ठीक है। टीवी ऑन करने से पहले वो स्विच ऑफ पोजीशन में होता है, जब वो ऑफ पोजीशन पे होता है तब वहां पर वो ओपन स्विच की तरह काम करता है। दैट मींस उसने सर्किट को कंप्लीट नहीं किया, ठीक है, तो वो ओपन स्विच होगा। लेकिन जैसे ही आप ऑन कर देंगे स्विच को, तो आपका टीवी ऑन हो जाएगा, बल्ब, फैन सब ऑन हो जाते हैं, तब वो क्लोज स्विच की तरह काम करता है। दैट मींस तब वो सर्किट को कंप्लीट कर देता है। उसके बाद एक होती है बेटा हमारे पास टैपिंग की। टैपिंग की होती है बेटा इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है। ये भी एक प्रकार की है, लेकिन इसको टैप करते हैं ऊपर से, तब तक कनेक्शन रहता है, जैसे छोड़ देते हो तो ये कनेक्शन हट जाता है। ये टैपिंग की होती है। उसके बाद एमीटर को हम दिखाते हैं इस सिंबल से। किसको दिखाते हैं? किस सिंबल से दिखाते हैं? इस सिंबल से एमीटर को, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव हम कैसे डिसाइड करेंगे? एमीटर का वो वाला टर्मिनल जो पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से या सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो नेगेटिव से जुड़ा होगा वो सिरा कौन सा होगा इसका? नेगेटिव। और ध्यान रखना बेटा, एमीटर सर्किट के अंदर, एमीटर जो है सर्किट के अंदर सीरीज में लगता है। अब ये सीरीज और पैरेलल क्या है ये भी हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, तो अभी फिलहाल के लिए आपने सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, एमीटर जो है हमारा सीरीज में जुड़ता है। उसके बाद हमारे पास है वोल्टमीटर। क्या है बेटा? वोल्टमीटर। वोल्टमीटर के लिए भी सेम ही है, सिंबल सेम ही है बेटा, सॉरी, बस एक ही जगह सब कुछ सेम है। इस एक ही जगह क्या आ जाएगा? वी आ जाएगा। वही सेम है, पॉजिटिव टर्मिनल अगर पॉजिटिव से जुड़ा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव से जुड़ा तो यहाँ नेगेटिव आएगा। तो ये वोल्टमीटर है। ध्यान से सुनना, एमीटर को मैंने बोला था कि ये सीरीज में जुड़ता है, वोल्टमीटर हमेशा सर्किट में पैरेलल में जुड़ता है। ये सीरीज पैरेलल का क्या फंडा है, ये हमारा जो अभी नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा आपको, ओम्स लॉ वाला, वो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा बेटा गैल्वेनोमीटर। अब ध्यान से सुनना, एमीटर से तो हम करंट को मेजर करते हैं, एमीटर से हम करंट को मेजर करते हैं। वी मतलब ये वोल्टमीटर है, इससे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। इसके बाद एक और हमारे पास इक्विपमेंट होता है जिसको गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या है बेटा? इट इज आल्सो अ मेजरिंग डिवाइस व्हिच कैन मेजर द करंट इन बोथ डायरेक्शन। बोथ डायरेक्शन मतलब ये नेगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव से करंट को मेजर कर सकता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक बल्ब है बेटा। इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फ्यूज के लिए ये वाला सिंबल यूज होता है बेटा, ये फ्यूज के लिए यूज होता है, ठीक है।
ये हमारा बल्ब के लिए है, ठीक है, और ये हमारा फ्यूज है। इसी चैप्टर में हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे ये फ्यूज क्यों हम यूज करते हैं हमारे घरों में। और ये बल्ब के बारे में सिंबल है बेटा, बल्ब के लिए सिंबल है ये वोल्ट मीटर, वी पोटेंशियल को मेजर करने के लिए, और ये हमेशा किस में लगता है बेटा, पैरेलल में। सर्किट में हमेशा कहां लगता है, पैरेलल में। एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है और ये करंट को मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर दोनों साइड के करंट को मेजर करता है, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव, दोनों साइड के करंट को ये मेजर कर सकता है। अब एक बात और ध्यान रखनी है, ये जो वोल्ट मीटर है, कम टू आवर लास्ट पॉइंट, आज जो हम लास्ट पे बात करेंगे इस टॉपिक में, जो हमारा लास्ट है, ठीक है, इस टॉपिक में जो आज हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है बेटा, वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है ये क्या होता है बेटा, हाई रेजिस्टेंस होता है इसका रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस अभी ही हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे ओम्स लॉ के अंदर, इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस लो होता है, इसका रेजिस्टेंस लो होता है। ध्यान से सुनना, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है, ये पोटेंशियल को मेजर करता है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये पोटेंशियल को मेजर करता है। थर्ड पॉइंट है इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। एमीटर क्या है, ये हमेशा करंट को मेजर करता है। सेकंड पॉइंट, अगर डिफरेंस की बात करें तो ये है। नेक्स्ट टॉपिक इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको वोल्ट मीटर एंड एमीटर के बारे में डिफरेंसेस बता देता हूं। वोल्ट मीटर हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी मींस पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। एमीटर इज यूज्ड टू मेजर द करंट। एमीटर से हम करंट को मेजर करते हैं बेटा, और वोल्ट मीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस को। इसका जो रेजिस्टेंस होता है बेटा हाई। अब ये रेजिस्टेंस क्या चीज होती है वो हम अभी ओम्स लॉ के अंदर पढ़ेंगे बेटा। और इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, लो होता है। एंड थर्ड पॉइंट इज, ये वोल्ट मीटर है जो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। सो ये कुछ डिफरेंस है बेटा बिटवीन वोल्ट मीटर एंड एमीटर। फर्स्ट वन इज इट इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, एंड for emitter it is used to measure the current. Second, the resistance of voltmeter is very high and the resistance of emitter is very low. Third point is the voltmeter is connected in parallel in circuit and emitter is connected in series in circuit. So ये series और parallel ये आपने ध्यान रखना है। So next अब जो हम करने जा रहे हैं बेटा वो है Ohm's law, which is very important for the examination point of view and also for your higher studies, ठीक है, जो भी बच्चे आगे साइंस स्ट्रीम लेंगे तो उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। सो इसको ध्यान से समझना है बेटा। ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है, कहता है इफ वी अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस V between the two terminal of conductor then this V is directly proportional to I। ये जो I है ये क्या है, हमारा करंट है। सो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू द कंडक्टर। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट I। सो जब मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन, इसका मतलब क्या होता है प्रोपोर्शनैलिटी का बेटा, इसका मतलब ये होता है कि V की जो वैल्यू है I पे डायरेक्टली डिपेंड करती है। मतलब अगर मैं V को इंक्रीज करूंगा तो करंट भी मेरा क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। अगर मैं इसको डिक्रीज करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो करंट भी स्क्वायर में हो जाएगा, इसका क्यूब करता हूं तो ये भी क्यूब में हो जाएगा। प्रोपोर्शनैलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है। अब मैं क्या करता हूं बेटा, जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी के इस साइन को हटाते हैं तो हम कोई ना कोई कांस्टेंट यूज करते हैं। हियर वी आल्सो यूज अ कांस्टेंट व्हिच इज R। तो यहां पर हमने एक कांस्टेंट यूज किया जो क्या है बेटा, R है। सो V इज इक्वल्स टू RI, ये है बेटा हमारा ओम्स लॉ। ये क्या है बेटा, हमारा ओम्स लॉ। मैंने अभी आपको बताया है कि V जो है I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब जैसे V बढ़ेगा I भी बढ़ेगा। यहां से अगर मैं R की वैल्यू निकालूं तो वो क्या है कि बेटा यहां ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, इसको यहीं रहने दिया R को, और I को मैं इससे ले आया तो ये बन जाएगा मेरा रिलेशन V अपॉन I।
सो ये जो V अपॉन आई है जो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। क्यों? देखिए इसको मैं अभी प्रूव कर देता हूं। मान लीजिए कि मेरा जो पोटेंशियल था 1 वोल्ट था, तो करंट भी कितना होगा 1 एम्पियर। पोटेंशियल को मैंने डबल किया, 2 वोल्ट कर दिया, तो करंट भी मेरा कितना हो गया 2 एम्पियर। पोटेंशियल को मैंने 3 टाइम्स कर दिया, मतलब अब मैंने इसको 3 वोल्ट कर दिया, तो करंट मेरा हो गया 3 एम्पियर। अब मैं इसका V अपॉन आई करूंगा, दैट मींस ये V की वैल्यू है हमारी और ये किसकी है, करंट की, I की वैल्यू है। V अपॉन आई 1 अपॉन 1 तो कितना आया 1 अपॉन 1 आया, दैट मींस जो मेरा ये किसके इक्वल था R के, तो ये कितना आया बेटा 1 ओम। ओम क्या है ये मैं अभी बताता हूं आपको। उसके बाद R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई, इसको चेक करेंगे तो ये भी कितना आएगा, देखो 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 ओम, ये भी 1 ओम के इक्वल आया। अब इसको देखते हैं, R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई 3 अपॉन 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये भी कितना आ जाएगा बेटा 1 ओम। सो जैसे मैं V की वैल्यू बढ़ा रहा हूं वैसे ही मेरी I की वैल्यू बढ़ेगी, उतनी ही बढ़ेगी। सो जो ग्राफ आता है VI ग्राफ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा VI ग्राफ फॉर ओम्स लॉ। सो VI ग्राफ क्या होता है बेटा, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आता है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आती है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है यही हमारे को क्या बताती है बेटा, रेजिस्टेंस, यही होता है हमारा रेजिस्टेंस। अब ये जो स्लोप है जितनी कम होगी इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। देखिए ये वाली स्लोप ज्यादा है, ये वाली स्लोप कम है, तो इस केस में रेजिस्टेंस यहां पर कम होगा लेकिन यहां पर ज्यादा होगा। ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, तो फर्स्ट का सेकंड से रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। सपोज मैंने एक और लाइन ले ली थर्ड, अब देखो इसकी स्लोप फर्स्ट से भी ज्यादा है, सेकंड से भी ज्यादा है, तो इसका जो रेजिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों से हाई होगा, इन दोनों से हाई होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, तो ये ओम्स लॉ था। ठीक है, अब डेफिनेशन मैंने बता दी है कि R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, और यू कैन से दैट द रेशियो ऑफ R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। सो मैं इसको कैसे डिफाइन कर सकता हूं बेटा, द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू द करंट इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड दिस इज नोन एज ओम्स लॉ। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, ओम्स लॉ। एंड R इज यूज फॉर व्हाट, रेजिस्टेंस। इसको किसके लिए यूज किया बेटा, रेजिस्टेंस के लिए, मतलब ये R जो है रेजिस्टेंस के लिए यूज हुआ है। अब हमें पता होना चाहिए वोल्ट, मतलब जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है किसमें है, वोल्ट में है, करंट मेरा एम्पेयर में है। अगर मेरा वोल्ट है, अपना पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में है, करंट एम्पेयर में है, सो रेजिस्टेंस मेरा किसमें आएगा, हमेशा ओम में आएगा। किसमें आएगा, ओम। सो एसआई यूनिट फॉर रेजिस्टेंस इज ओम। क्या है, ओम। और इसका एक सिंबल भी है बेटा, इसको ध्यान से समझना, इस तरह से ये ओम का सिंबल है। ठीक है, अगर मैं किसी रजिस्टर के आगे ऐसे लिख दूं 1 ओम, या फिर मैं इसके आगे ऐसे लिख दूं 1 ओम, तो ये मतलब सेम ही है, ये सिंबल ये बता रहा है कि ये 1 ओम का रजिस्टर है। ऐसे 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, कितने भी ओम का मेरा रजिस्टर हो सकता है। अब इसका जो सिंबल है रजिस्टर का, हमने सर्किट डायग्राम के दौरान मैंने बताया था, रजिस्टर्स फॉर सिंबल फॉर रेजिस्टेंस इज दिस, दैट इज ये एक लाइन है, बीच में मैंने जिगजैग लाइन लगाई है, फिर आगे एक लाइन सीधी कर दी है, तो ये किसका सिंबल है बेटा, रेजिस्टेंस का। ठीक है, रेजिस्टेंस R का, और ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस का है बेटा। अगर मुझे वेरिएबल रेजिस्टेंस बनाना है तो मैं ये वाला सिंबल यूज करूंगा, तो दिस इज फॉर वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड दिस इज फॉर रेजिस्टेंस दैट इज कांस्टेंट। आगे स्टार्टिंग में मैंने कुछ सब्सटेंसेस बताए थे आपको, नेक्स्ट जो है मैंने आपको बताए थे इंसुलेटर बताया था। अब इंसुलेटर क्या थे, विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। रीजन क्या था, वो इनका रेजिस्टेंस था। क्या था, रेजिस्टेंस। इसका जो रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, हाई। जहां पर रेजिस्टेंस मेरा R से रेजिस्टेंस है बेटा, रेजिस्टेंस क्या है मेरा, हाई। R रेजिस्टेंस, ये क्या है, हाई। अगर मेरा रेजिस्टेंस I है तो करंट मेरा क्या रहेगा, लेस। ठीक है, और वेरी हाई है तो करंट मेरा 0 ही होगा। ठीक है, इंसुलेटर के केस में जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ही ज्यादा हाई होता है, सो करंट यहां पर मेरा क्या रहता है बेटा, 0। ऐसे ही मैंने SC मतलब सेमीकंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस था मेरा क्या है बेटा, मॉडरेट। क्या है बेटा,
मॉडरेट है तो यहाँ पर करंट की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, रेजिस्टेंस मॉडरेट है तो करंट की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी यहाँ पर, ठीक है। आगे सुपर कंडक्टर मैंने आपको बताए थे, एक इस प्रकार के कंडक्टर हैं जिनके अंदर मैंने 100% अगर इलेक्ट्रिसिटी दी है, करंट दिया है तो 100% ही मेरे को करंट मिलेगा, और सुपर कंडक्टर के अंदर फिर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सुपर कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा और करंट क्या हो जाएगा, हाई। करंट क्या हो जाएगा, हाई। और ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई भी चीज सुपर कंडक्टर नहीं है, साइंटिस्ट अभी इस चीज को नहीं डिस्कवर कर पाए हैं। नेक्स्ट है बेटा कंडक्टर्स। क्या है बेटा, कंडक्टर होते हैं, इनका जो रेजिस्टेंस होता है लो होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है इनका, लो होता है, और करंट क्या रहता है इनमें, हाई। क्या रहता है, हाई। सो ये मैंने कुछ बताए थे आपको। तो इंसुलेटर जिनका रेजिस्टेंस हाई होता है। अब ये रेजिस्टेंस चीज क्या है, देखिए बेटा, मैं बारी बारी एक बात कर रहा हूं। रेजिस्टेंस, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V is equals to IR and R is equals to V upon I। अब एक चीज देखना बेटा, यहां पर जो R है किस पे डिपेंड कर रहा है, सीधा सीधा R is directly proportional to V and R और क्या है, इनवर्सली। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। मैं डायरेक्टली कब बोलूंगा, जब ये इसके सामने एज इट इज ही लिखा जाएगा, और इनवर्सली तब बोलूंगा जब मैं इसको डिनोमिनेटर में लिखूंगा, ऐसे 1 upon I। So R is directly proportional to V and R is inversely proportional to I, that is current, ठीक है। तो अब होगा क्या, जैसे ही मेरा देखो डिनोमिनेटर के अंदर है, डिनोमिनेटर के अंदर एक हमारे मैथ्स की प्रॉपर्टी होती है, डिनोमिनेटर में अगर हमारा नंबर बड़ा है, जितना नंबर बड़ा आएगा होगा उतना ही आंसर छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर 1/2 और 1/4 में से पूछूं कि वैल्यू किसकी ज्यादा होगी या किसकी कम होगी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0.5 और इसकी क्या होगी 0.25। तो 0.5 इज मोर देन दैट ऑफ 0.25। तो दैट इज व्हाई मैंने कहा कि वैल्यू डिनोमिनेटर में जितनी ज्यादा होगी आंसर उतना ही छोटा आएगा, और जितनी छोटी होगी आंसर उतना ही बड़ा आएगा। तो आई की वैल्यू अगर यहां पर हाई होती है तो ऑब्वियस ही बात है रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, मेरा लो हो जाएगा, और अगर करंट मेरा कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस हाई होगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस मेरा हाई है, रेजिस्टेंस मेरा हाई है तो करंट मेरा क्या होगा, कम होगा। रेजिस्टेंस हाई था तो करंट कम होगा। रेजिस्टेंस मेरा कम है तो करंट हाई होगा। रेजिस्टेंस मेरा हाई है तो करंट लो होगा। रेजिस्टेंस हाई करंट लो, रेजिस्टेंस कम करंट हाई, रेजिस्टेंस लो करंट हाई। इज दैट क्लियर? सो दैट इज व्हाई इंसुलेटर के अंदर से करंट पास नहीं होता, बिकॉज इनका रेजिस्टेंस हाई होता है। तो आप ये इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, रेजिस्टेंस इज एन डिफाइन एज ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट। फ्लो ऑफ करंट में जो रुकावट होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंट। सो आगे बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंट डिपेंड। फैक्टर किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है बेटा। फर्स्ट आर जो डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ कंडक्टर, दैट इज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। मतलब अगर लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, अगर लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। सेकंड क्या है बेटा, R is inversely proportional to area। एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखिए, अगर एरिया ज्यादा होगा तो आंसर मेरा कम आएगा, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम होगा। अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। सो ये डिपेंड किस पे करता है, और थर्ड किस पे डिपेंड करता है बेटा, एरिया पे। तो जो हमारी वायर होती है, एक ये वायर है, एक मेरे पास ये वायर है, इसका एरिया ये है A1 और इसका एरिया है A2। क्लियरली दिख रहा है ये वायर मोटी है तो इसका एरिया ज्यादा है, मतलब एरिया ऑफ A2 इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ A1। अब A2 का एरिया A1 से ज्यादा है। मैंने बोला एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, दैट इज व्हाई इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, लो होगा। रेजिस्टेंस मोटी वायर का, जो मोटी तार होती है, इसका रेजिस्टेंस लो होता है। पतली जो वायर होती है इसका रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, हाई होता है। क्या होता है, हाई होता है। क्यों? क्योंकि एरिया इस केस में कम है,
डिनोमिनेटर में वैल्यू कम रखेंगे तो आंसर बड़ा आएगा, इसका मतलब आर की वैल्यू क्या होगी हमारी ज्यादा होगी। आगे देखो बेटा, एक और ये मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है बेटा किस पे डिपेंड करता है। अब मैं क्या करता हूं, देखो बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, ये दो इक्वेशन बन गई। कंबाइनिंग दीज इक्वेशन एज वी सी दैट आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए के, दैट इज एल अपॉन ए। ये क्या हो गया बेटा, एल अपॉन ए। मैंने दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दिया और यू कैन से दैट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल इनटू 1 अपॉन ए। बात एक ही है और आगे मैंने इसको लिख दिया एल अपॉन ए, एक ही बात है बेटा। अब मैं क्या करूंगा, फिर इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाऊंगा और यहाँ पर एक कांस्टेंट को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन पे, साइन की जगह पे मैं क्या लगाऊंगा, इक्वल टू का साइन। और यहाँ पर देखो एक मैंने सिंबल यूज किया है, इस सिंबल को बोलते हैं बेटा रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को किस तरह से डिनोट करते हैं बेटा, इस तरह से, देखिए ये है रेजिस्टिविटी, ठीक है। सो थर्ड प्रॉपर्टी भी हमारी यही है कि मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, कहता है देखो आगे, इट हैज बीन फाउंड दैट टू रजिस्टर मेड अप ऑफ सेम लेंथ। अगर उनकी दो हमारे पास रजिस्टर थे, ठीक है, दो रजिस्टर है मान लो, उनकी लेंथ भी सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी, इनका लेंथ भी मान लीजिए कि लेंथ एल है, इसकी भी एल है, इसका एरिया भी ए है, इसका भी एरिया है, दोनों चीज सेम है, ठीक है, बट ऑफ डिफरेंट मटेरियल, लेकिन इनका मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट है। देन रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल। तब क्या होगा, ये जो रेजिस्टेंस है इसका रेजिस्टेंस अलग होगा, इसका रेजिस्टेंस अलग होगा। तो वो जो मटेरियल है उसकी जो रेजिस्टिविटी होगी उसी के अकॉर्डिंग ही उसका रेजिस्टेंस होगा, दैट इज R इज इक्वल्स टू रो इनटू L अपॉन A। यहां से मैं रो की वैल्यू निकाल सकता हूं, एज वी कैन सी दैट R इज इक्वल्स टू रो इनटू L बाय A। अब रो की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। R देखो यहां पर है, एरिया डिनोमिनेटर में है, इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। सो ये हमारा है रेजिस्टिविटी का, ये जो फॉर्मूला निकला है बेटा रेजिस्टिविटी को फाइंड आउट करने का है, ठीक है। सो थर्ड पॉइंट, दो पॉइंट मैंने बताया आपको पहले कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दैट इज R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। R is inversely proportional to the area of cross section, that is R is inversely proportional to 1 upon A। इन दोनों को कंबाइन किया इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, मेरे को ये वाली इक्वेशन मिली, हमें ये वाली इक्वेशन मिली। उसके बाद मैंने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की जगह पे कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया, उसका मैंने नाम क्या बताया, रोहो। क्या बताया, रोहो, रो बोलते हैं इसको, RHO, रो, ठीक है। अब इस रो की वैल्यू मैंने यहां से निकाली है, तो रो इज इक्वल्स टू R इंटू A अपॉन L। अब इस पर्टिकुलर रिलेशन से मैं दोबारा से लिख देता हूं इसको साफ करके, सो दैट कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। क्या है ये बेटा, रो R A अपॉन L, रो R A अपॉन L। इस रिलेशन से आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये जो रेजिस्टिविटी है किस पे डिपेंड कर रही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर लेंथ ज्यादा होगी डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू आएगी तो रेजिस्टिविटी लो हो जाएगी, अगर लेंथ कम होगी तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। आगे देखिए बेटा, यूनिट्स ऑफ रो। अब देखिए इसके यूनिट्स की बात करते हैं। देखिए रो की यूनिट्स निकालेंगे। अब हमें अभी पढ़ के आए R, R क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस। क्या होता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा, ओम। क्या होती है, ओम। एरिया, एरिया निकालते हैं, जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हमेशा मीटर स्क्वायर में आता है या सेंटीमीटर। अगर लेंथ आपको मीटर में दे रही है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दे रही है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। और लेंथ हमारी क्या है, ये तो हमेशा मीटर में मेजर करते हैं। सो आप देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ मीटर की स्क्वायर है और यहाँ मीटर की वैल्यू पावर 1 है, एक पावर से एक कटेगी तो ये क्या बचेगा बेटा, ओम मीटर। सो what are the unit of resistivity is resistivity ohm meter। तो unit of resistivity is ohm meter। ohm meter is the SI unit of resistivity। so definition next point है बेटा, next point देखो। so इसकी definition देखो बेटा रो की, इस रो की resistivity की definition क्या है बेटा,
कहता है कि रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, देखिए किसी ना किसी मटेरियल से हमारा कंडक्टर बना होता है, तो रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ये वायर का रेजिस्टेंस ही है, मेड अप ऑफ दैट मटेरियल, जिस मटेरियल से बनी होती है, ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया, यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया, ठीक है। रेजिस्टिविटी भी एक टाइप से रेजिस्टेंस ही है उस मटेरियल का जिससे वो कंडक्टर बना है, किस और उसका जो एरिया है वो भी कितना है, यूनिट, और लेंथ भी कितनी है, यूनिट। यूनिट मतलब 1 मीटर स्क्वायर उसका एरिया और 1 मीटर उसकी लेंथ है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो ये रेजिस्टेंस है किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, ठीक है। देखना, विद द राइज ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, मतलब जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वैसे हमारा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। सो फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है बेटा, टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। सो ये था बेटा, अभी हमने क्या पढ़ा, ओम्स लॉ, और उसके बाद हमने पढ़ा ओम्स लॉ से हमने एक रिलेशन निकाला V इज टू आई आर, यहां से हमने R की वैल्यू निकाली V अपॉन I, ठीक है। ये एक तो हमने ये पढ़ा, इसकी ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस निकाला, इसकी यूनिट क्या निकाली, ओम, और उसका सिंबल क्या था बेटा, ये उसका सिंबल था। उसके बाद हमने क्या किया है, हमने समझा है कि ऑन विच फैक्टर इट डिपेंड्स, ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। कौन कौन से 4 फैक्टर थे, लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मटेरियल एंड टेम्परेचर, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के बारे में देखते हैं। तो कम टू अवर लास्ट पॉइंट, मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं, सिर्फ 30 सेकंड में देखिए। V इक्वल्स टू IR, ये हमने रिड्यूस किया है फ्रॉम द ओम्स लॉ, एंड R की जो यूनिट निकाली है मैंने ओम निकाली है, इसी तरह से रेजिस्टिविटी की मैंने जो यूनिट निकाली है वो ओम मीटर मैंने निकाली है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर की बात करेंगे बेटा, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, दैट इज फर्स्ट वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है बेटा। सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं रजिस्टर के कॉम्बिनेशंस को। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन को। अब व्हाट डू यू मीन बाय सीरीज कॉम्बिनेशन? सो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है बेटा, हम 2 या 3 या 4 या n रजिस्टर्स को, मान लीजिए कि मेरे पास एक फर्स्ट रजिस्टर, ये एक और रजिस्टर दे रखा है, सेकंड रजिस्टर, एक और रजिस्टर दे रखा है, थर्ड रजिस्टर, और ऐसे मेरे को n नंबर ऑफ रजिस्टर दे रखे हैं, ठीक है। मैंने इनको कनेक्ट करना है इन सीरीज, तो मैं क्या करूंगा, ये मुझे पता है कि इसका फर्स्ट टर्मिनल है, ये इसका सेकंड, A इसका फर्स्ट है, B इसका लास्ट टर्मिनल, इसका भी C फर्स्ट है, D इसका लास्ट टर्मिनल, इसका E है और इसका लास्ट टर्मिनल F है। सो मैं क्या करता हूं, इसके अंदर एंड टू एंड कनेक्शन करूंगा। क्या करूंगा, एंड टू एंड कनेक्शन, मतलब इसका फर्स्ट एंड इसका लास्ट एंड, फर्स्ट का लास्ट एंड सेकंड के फर्स्ट एंड से, सेकंड का लास्ट एंड थर्ड के फर्स्ट एंड से, इस तरह से मैं इसके कनेक्शन कर दूंगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा, सीरीज कनेक्शन, मतलब एंड टू एंड कनेक्शन इज नोन एज सीरीज कनेक्शन, एंड टू एंड कनेक्शन इज नोन एज सीरीज कनेक्शन, ठीक है। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे, इसके लिए जो, ठीक है। अब देखो, अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करता हूं, R1, R2, R3 एंड Rn, मान लीजिए कि n नंबर ऑफ रजिस्टर हैं जिनकी वैल्यू एक की वैल्यू R1 है, दूसरे की R2 है, तीसरे की R3 है, और Rn एक nth रजिस्टर है जिसकी वैल्यू Rn है। अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट निकालूंगा तो क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn, तो ये टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा मेरे सर्किट का। तो इस चीज को हम वेरीफाई करेंगे। अब देखिए बेटा, सपोज कि मेरे पास एक रेजिस्टेंस है R1, एक रजिस्टर है R2 और एक रजिस्टर है बेटा R3। मैंने क्या किया, इन तीनों रजिस्टर को एंड टू एंड कनेक्शन किया, दैट मींस ये सीरीज में जुड़ गए हैं। अब इसी के साथ सीरीज में ही मैंने क्या जोड़ दिया बेटा, एक बैटरी जोड़ दी है या सेल जोड़ दिया है, ठीक है। एक मैंने स्विच लगा दिया और एक सर्किट को मैंने कंप्लीट कर लिया।
इस सर्किट के अंदर देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये सिरा क्या होगा, ये जो टर्मिनल होगा R1 का किससे जुड़ा है, हाई पोटेंशियल से, दैट इज पॉजिटिव के साथ, तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव। अब मान लिया कि इस बैटरी या सेल का पोटेंशियल क्या है, V है, और इस की का नाम क्या है बेटा, K है, क्या है, K, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, सीरीज के अंदर, और यू कैन से दैट जब भी करंट मेरा रेजिस्टेंस में से पास होता है, मान लीजिए कि मेरा यहाँ पर, यहाँ देखिए बेटा, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहां से मैंने करंट I को पास करवाया, तो जब ये यहां से निकल के यहां पहुंचेगा तो ये करंट की वैल्यू कुछ और होगी, मतलब ये पूरा का पूरा करंट नहीं जाएगा, क्योंकि रेजिस्टर की हमने या रेजिस्टेंस की हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट इन फ्लो ऑफ करंट के फ्लो में रुकावट को पैदा करता है ये रेजिस्टेंस, ठीक है। सो ये जो करंट I है यहाँ पर नहीं पहुंचेगा, ये कम लेस देन पहुंचेगा I से कम ही पहुंचेगा, क्योंकि इसने उसके रास्ते में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन रुकावटें पैदा की, जिसके कारण इसको एनर्जी यहां से यहां पहुंचने में ज्यादा एनर्जी को यूज करना पड़ा इसे। सो अब इस चीज को ध्यान रखना कि यहां से मान लो कि करंट I आ रहा है, करंट क्या आ रहा है, I आ रहा है, और ये करंट यहां से यहां पर पहुंचेगा। सीरीज के अंदर देखिए ये आगे कोई ब्रांच में नहीं बटा, सिंगल एक ही ब्रांच, एक ही लाइन में चल रहा है, तो करंट यहां पर सब में क्या रहेगा, सेम रहेगा। I करंट यहां होगा, I करंट ही यहां होगा, और I ही करंट यहां से निकलेगा, मतलब यहां पर भी I करंट, यहां पर भी I करंट, और यहां पर भी क्या होगा, I करंट होगा। उसके बाद जो पोटेंशियल होगा वो डिफरेंट होगा, तो सीरीज के अंदर करंट सेम रहता है लेकिन पोटेंशियल क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। दैट इज यहां पर अगर V1 पोटेंशियल है, यहां पर V2 होगा, और यहां पर क्या होगा, V3। अब अगर मैं टोटल पोटेंशियल की बात करता हूं बेटा, किसकी, टोटल पोटेंशियल कितना था मेरा, I have total potential of V volt, that is V किसके इक्वल हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब ये जो V पोटेंशियल था ये V1 V2 और V3 में डिवाइड होगा। अगर मैं V1 प्लस V2 प्लस V3 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये V के इक्वल हो जाएगा, और अकॉर्डिंग टू दी ओम्स लॉ ये V किसके इक्वल होता है, IR के इक्वल, किसके इक्वल होता है, IR के इक्वल। अब ये यहां पर V होगा, यहां पर IR होगा, यहां पर हो जाएगा I, क्योंकि करंट तो सेम है, ये IR1 हो जाएगा, करंट यहां पर भी I है, IR2 हो जाएगा, और यहां पर भी I है, IR3 हो जाएगा, ठीक है। सो V की वैल्यू यहां पुट करेंगे IR, करंट यहां पर V1 की जगह पे क्या पुट कर सकता हूं मैं, IR1, V2 की जगह पे IR2 प्लस IR3, ये हो जाएगा IR। अब देखो यहां पर I और यहां पर भी I यहां से कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। I से I कट जाएगा क्योंकि दोनों तरफ I है और सेम क्वांटिटी है, तो मेरे पास बचा गया टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ द रेजिस्टर्स इन सीरीज, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन का ये वेरिफिकेशन है। सो इसके अंदर आपने सिंपल एक बात ध्यान रखनी है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन हम एक तो एंड टू एंड कनेक्शन करते हैं, दूसरी बात जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, अलग अलग रेजिस्टर का अलजेब्रिक सम होगा। अलजेब्रिक सम मतलब अगर R1 की वैल्यू मान लो 5 ओम है, इसकी 6 ओम है और इसकी 10 ओम है, और वो पूछता है कि ये सीरीज में कनेक्ट है, तो टोटल रेजिस्टेंस बताओ, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 और 6 11 और 10 21 ओम, मतलब टोटल रेजिस्टेंस सिंपल 21 ओम हो जाएगा। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कोई रेजिस्टर सीरीज में है या कनेक्शन में, एक सीरीज में है या पैरेलल में। सीरीज के अंदर एक चीज ध्यान रखनी है, जो सबसे हाईएस्ट रजिस्टर होगा उसकी जो भी वैल्यू होगी उससे भी ज्यादा टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। मतलब अगर यहाँ 10 ओम है तो यहाँ कितना है 21, तो सबसे बड़ा भी 10 था, उससे भी ज्यादा वैल्यू आ रही है सीरीज के अंदर 21, ठीक है। सो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हमारा क्या होता है बेटा, इट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल दी रेजिस्टर्स। उसके बाद ये तो था बेटा हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, मैंने आपको बता दिया सीरीज के अंदर करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिफरेंट हो जाती है। और उसके बाद अब हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की, किसकी, पैरेलल की। अब पैरेलल के अंदर क्या होगा, मान लीजिए कि मेरे पास 3 रजिस्टर हैं,
R1, R2 एंड R3, R1, R2, R3, और मैंने यहाँ इनको एक बैटरी के साथ जोड़ दिया, सेल के साथ जोड़ दिया, और एक मैंने यहाँ क्या लगा दी, की लगा दी। ठीक है, की लगा दी के, यहाँ पर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। यहाँ इसका पोटेंशियल मान लिया V, अब ये इसके साथ और यहाँ जुड़ी हुई है, इसका मतलब पूरे सर्किट का पोटेंशियल अब पैरेलल के अंदर पोटेंशियल सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम। मान लो कि यहाँ से करंट क्या आया, I। अब देखो ये I करंट यहाँ से यहाँ भी चला गया, यहाँ भी चला गया और यहाँ भी चला गया, मतलब ये I तीन भागों में बट गया, तीन जगह पे डिवाइड हो गया। तो ये हो गया मान लो I1 करंट, ये हो गया I2 और ये हो गया I3। अब ये यहाँ पर वापस आएगा, I1 ही आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, I2 ही आएगा, और यहाँ कितना आएगा, I3। लेकिन जब ये यहाँ ज्वाइंट होगा तो इसका मतलब यहाँ पर टोटल करंट I किसके इक्वल हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, टोटल करंट यही हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना, सीरीज के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस थी, पोटेंशियल डिफरेंस था जो डिफरेंट था, V1 V2 V3 किया था, लेकिन पैरेलल के अंदर पोटेंशियल सेम रहेगा, लेकिन करंट यहाँ डिवाइड हो जाएगा, I1 I2 I3, लेकिन सीरीज के अंदर करंट सेम था। सीरीज के अंदर क्या था, करंट सेम था। अब देखो इसको वेरीफाई करते हैं, पैरेलल के अंदर हम इसको वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। देखो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये मुझे पता है कि टोटल करंट मेरा I आया था, वो I1 I2 I3 में डिवाइड होगा, बाद में रिकॉम्बिनेशन होके रिकंबाइन होके टोटल फिर I के इक्वल हो गया, दैट इज I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ वी नो दैट V इज इक्वल्स टू IR, V किसके इक्वल होता है, IR के इक्वल होता है, एंड R इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, सॉरी I किसके इक्वल हो जाएगा, V अपॉन R, किसके इक्वल हो जाएगा, V अपॉन R। जहां पर I है वहां V अपॉन R पुट कर दीजिए, I की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, इस I की जगह पे मैंने V अपॉन R, लेकिन यहाँ I1 है, I1 किसके अंदर से था, यहाँ मैंने R1 लिखा था। ठीक है बेटा, तो ये I1 की जगह आ जाएगा V, पोटेंशियल तो सेम रहेगा V अपॉन R1, प्लस पोटेंशियल I2 में भी सेम रहेगा V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया, इसके बाद ये, ठीक है, V अपॉन R इज इक्वल्स टू, देखो V कॉमन है, V कॉमन आ जाएगा तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, दोनों तरफ V है, सेम क्वांटिटी है, मैं कट कर दूंगा इसको, तो 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 बाय R प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 अपॉन R3। सो दिस इज द फाइनल रिलेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो इसको आगे करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको फिर इसको रेसिप्रोकल करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, R अपॉन 1, और जो भी टोटल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, वो इसका हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। सो पैरेलल के अंदर जब रजिस्टर होंगे तो वोल्टेज सेम रहेगी, सीरीज के अंदर वोल्टेज डिफरेंट रहेगी, पैरेलल के अंदर करंट डिफरेंट होगा, सीरीज के अंदर करंट क्या रहेगा, सेम। ये दो डिफरेंसेस हैं मेन जो हमें याद रखने हैं। ठीक है, सो एक हम प्रॉब्लम कर लेते हैं बेटा इन लास्ट, एक छोटी सी प्रॉब्लम इसको देख लेते हैं हम, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की। मान लीजिए कि मेरे पास तीन रजिस्टर हैं, R1 जिसकी वैल्यू 2 ओम है, एक R2 है जिसकी वैल्यू 3 ओम है, एक R3 है जिसकी वैल्यू 1 ओम है। कहता है कि सीरीज में अगर ये जुड़े हैं तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। अगर ये सीरीज में जुड़े हैं बेटा तो टोटल रेजिस्टेंस दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। मैंने भी बताया था सीरीज में अलजेब्रिक सम होगा, 3 2 5 और 1 6 ओम। लेकिन अगर ये पैरेलल में जुड़े हैं तब टोटल कितना होगा, तो 1 अपॉन RP हमें फाइंड आउट करना है, RP दैट इज रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो क्या करेंगे, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1 अपॉन 1। अब इनका एलसीएम लीजिए, 3 2 जा 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 3 into 1 3, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 2 2 into 1 2, 6 को 1 से डिवाइड करेंगे 6 6 into 1 6, तो टोटल कितना आएगा 1 अपॉन RP हमारे पास कितना आएगा, 6 और 5 11, 11/6। और ये तो 1/RP की वैल्यू है ना बेटा, हमें चाहिए RP की वैल्यू। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर रहा हूं तो मेरे को इसका भी करना पड़ेगा, जो भी आएगा मेरे पास आएगा 0.5 और 4 ओम, 0.54 ओम। तो रेजिस्टेंस पैरेलल के अंदर कितना आएगा, 0.5 ओम, 54 ओम। सो मैंने आपको एक बात बताई थी कि सीरीज के अंदर जो सबसे बड़ा रजिस्टर है, जो सबसे
बड़ा रजिस्टर है, टोटल रेजिस्टेंस उससे भी ज्यादा होता है। टोटल कितना है 6, 3 से भी बड़ा है। लेकिन पैरेलल के अंदर अपोजिट है, जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा उससे भी कम आएगा। देखो 1 सबसे छोटा है और पैरेलल के अंदर जो हमारा कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस है 0.54 आया है बेटा। सो इन लास्ट मैं आपको ये बताना चाहूंगा इस टॉपिक के अंदर कि सीरीज के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो ज्यादा आएगा और पैरेलल के अंदर कम आएगा। सो स्टूडेंट नेक्स्ट आवर टॉपिक इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब हम बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहली बात, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आ जाए या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आ जाए, एक ही बात है बेटा। देखिए घरों में आपने आयरन होती है, आयरन मतलब प्रेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं इस्त्री, ठीक है बेटा। जब आप वो स्विच ऑन करते हो तो कुछ समय के बाद उसका जो बॉटम होता है वो गर्म हो जाता है। वो किस वजह से होता है? और आप एक चीज और देखिए कि ये जो फैन है अगर ये लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा, आपका जो सीलिंग फैन होता है छत के ऊपर जो होता है फैन, ये अगर लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा तो क्या होगा, इसकी जो वाइंडिंग है वो गर्म हो जाती है। क्यों गर्म हो जाती है ये? ठीक है। उसके अलावा इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं हमारे, बल्ब जो इलेक्ट्रिक बल्ब जो हमारे को लाइट देते हैं, रोशनी देते हैं, ठीक है, वो बल्ब भी अगर लंबे समय तक ऑन रहेंगे तो क्या हो जाएंगे बेटा, वो गर्म हो जाते हैं। तो यही है हमारे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कुछ एप्लीकेशन है, हम इनको यूज करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। जैसे आपके घरों में टोस्टर होता है, इलेक्ट्रिक गीजर है, इलेक्ट्रिक रोड पानी गर्म करने के लिए होती है, ठीक है। ये सारे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे आधारित है, मतलब बेस्ड है उनकी उसी की एप्लीकेशन पे, या फिर इसको बोल देते हैं बेटा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। So as we know that V is equals to W upon Q. In the starting of this chapter we studied that जो हमारा पोटेंशियल होता है ये क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहां से मैं वर्क डन की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, V इंटू Q हो जाएगा बेटा। वर्क डन की वैल्यू निकालूंगा, Q को उधर लेके जाऊंगा, डिनोमिनेटर में उधर जाके मल्टीप्लाई W is equals to V इंटू Q हो जाएगा। एंड I as you know that करंट I is equals to चार्ज पर यूनिट टाइम, Q अपॉन T। क्या होता है बेटा, Q अपॉन T। अब यहां से अगर मैं चार्ज की वैल्यू Q की निकालूं तो क्या आ जाएगा, I इंटू T। ये नंबर इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब मैं क्या करूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 दैट इज वैल्यू ऑफ Q इन द इक्वेशन नंबर ऑफ 1, इक्वेशन नंबर 1। तो W की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, W इज इक्वल टू V इंटू I इंटू T, V इंटू I इंटू T। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। तो वर्क डन किसके इक्वल आ गया, पोटेंशियल इंटू करंट इंटू टाइम। मतलब जितनी देर के लिए उसमें वोल्टेज रहेगी दैट इज वो पोटेंशियल रहेगा, उतनी देर के लिए करंट रहेगा, और जितने समय के लिए रहेगी वही क्या हो जाएगा, हमारा वर्क डन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा वर्क डन हो जाएगा। और एज यू नो दैट अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V की वैल्यू किसके इक्वल होती है बेटा, IR के। V की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, IR के। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। पुट दिस इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 3, मतलब V की जगह पे IR पुट कर दीजिए तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, IR इंटू I इंटू T। तो ये क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT। तो W किसके इक्वल हो जाएगा, I स्क्वायर RT के इक्वल हो जाएगा। और यही वर्क डन जो है, यही जो वर्क डन है हमारा हीट के फॉर्म में निकलता है, जिसको हम किसके इक्वल रख सकते हैं, H के। सो मेरा फॉर्मूला बन जाता है H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के लिए ये फॉर्मूला हमारा बनता है बेटा। सो दोबारा से देख लीजिए, जैसे कि हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा है कि V किसके इक्वल होता है, W अपॉन Q के। यहां से मैं वर्क डन की वैल्यू निकालूंगा, V इंटू Q आ जाएगा। और करंट मुझे पता है चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, यहां से चार्ज की वैल्यू I क्रॉस T, I इंटू T हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। मैंने क्या किया, Q की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। सो W इज इक्वल टू VIT, ये मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। और अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ जो हमने पढ़ा है अभी, V इज इक्वल टू क्या है, IR। क्या है, IR। V इज इक्वल टू IR है, ये इक्वेशन नंबर 4th आ गई। इस 4th इक्वेशन को उठा के हमने, मतलब इस V की वैल्यू को उठा के यहां पुट कर दिया, तो IR इंटू I क्रॉस T, ठीक है। I इंटू I स्क्वायर हो जाएगा, इंटू R इंटू T, ठीक है। अब यही जो वर्क डन है हमारा हीट के फॉर्म में निकलता है,
इसी को ही बोलते हैं, ये जो वर्क है हमारा हीट में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब ये जो इक्वेशन आई है बेटा, इस इक्वेशन से आप क्या समझे, देखो H जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द करंट के, H जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, H जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम t के। तो इसको मैंने आपको एक बार रिपीट कर दिया बेटा, ये मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए इस पर्टिकुलर इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि I जो H जो है I के स्क्वायर के मतलब करंट के स्क्वायर के इक्वल होगा, मतलब जितना करंट आएगा उतनी उसका स्क्वायर, अगर करंट मेरे पास 2 एम्पेयर आ रहा है तो उसका स्क्वायर करो 4 एम्पेयर जितनी हीट जनरेट होगी इसके अंदर। दूसरी बात, रेजिस्टेंस अगर हाई होगा तो हीट भी ज्यादा होगी, और जितने टाइम के लिए वो चलेगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, हीट होगी। सो दिस इज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो ये कुछ एप्लीकेशन भी है हमारी हीटिंग्स लॉ की, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। सबसे पहली एप्लीकेशन है कि इस हीटिंग इफेक्ट को आप हमारे घरों में, हम अपने घरों के अंदर कहां यूज करते हैं, इन इलेक्ट्रिक प्रेस, इलेक्ट्रिक टोस्टर, ठीक है, और गीजर, इलेक्ट्रिक रोड, इन सब जगह पे हम इसे यूज करते हैं। दूसरा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का सबसे बढ़िया यूज है हमारे घरों में इलेक्ट्रिक फ्यूज को हम यूज करते हैं। फ्यूज क्या होता है बेटा, एक प्रकार का हमारा मेटेलिक कंडक्टर होता है जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, और थोड़ी सी भी हीट एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है, तो साथ के साथ मेल्ट हो जाएगा। तो मतलब एक प्रकार का सेफ्टी डिवाइस है हमारा फ्यूज। ये फ्यूज भी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे ही डिपेंड है। थर्ड है हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज हमारे पास जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं ये यहां पर भी यूज होता है, मतलब इफेक्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम इलेक्ट्रिक बल्ब में भी यूज करते हैं। देखो हमारे घरों में मैंने बता दिया, फर्स्ट जो इसकी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक प्रेस और गीजर, रोड, ये इन सब में यूज हो गया। दूसरा मैंने बताया फ्यूज के अंदर इसकी एप्लीकेशन यूज होती है। थर्ड मैंने बताया इलेक्ट्रिक बल्ब, जो हमारे घर में बल्ब यूज होते हैं ना बेटा, उनके अंदर भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ही यूज होता है। नेक्स्ट है बेटा, देखो ये टॉपिक मेरा यहाँ कंप्लीट हुआ बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर। क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक पावर। सो इलेक्ट्रिक पावर की बात करेंगे, द रेट एट विच एनर्जी इज यूज्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस is called electric power of that appliance। so electric power की अगर मैं बात करता हूं, देखिए बेटा इलेक्ट्रिक पावर की अगर मैं बात करता हूं, so the rate at which energy is used by an electrical appliance is called electrical power। so power is equals to, मतलब work done upon time। पावर क्या होता है बेटा, वर्क डन अपॉन टाइम। देखिए आप कितनी देर तक काम कर सकते हैं वो आपकी क्या है बेटा, पावर है। मतलब आप जितनी देर तक काम करेंगे वही आपकी पावर है, ज्यादा देर ज्यादा पावर, कम देर कम पावर। सो वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। अब देखिए वर्क करने के लिए हमारे को क्या चीज की जरूरत होती है, एनर्जी की। किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। अब एज यू नो दैट P इज इक्वल्स टू W अपॉन T, एंड अभी हम पढ़ के आए हैं पीछे कि W किसके इक्वल होता है बेटा, I स्क्वायर RT के। किसके इक्वल होता है बेटा, I स्क्वायर RT के इक्वल होता है। अब एक चीज देखिए बेटा, इसको देखिए बेटा, W इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT। अब हमें पता है कि I की अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V की वैल्यू किसके इक्वल होती है बेटा, IR के। किसके इक्वल होती है, IR के। यहां से अगर मैं I की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगी बेटा, V अपॉन R आ जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं इसका यहां स्क्वायर कर देता हूं तो इस साइड भी क्या होगा, स्क्वायर होगा, दैट इज I स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर के। सो W देखो बेटा, ये वाला जो W है किसके इक्वल हो जाएगा, इस I स्क्वायर की जगह पे मैं अगर V स्क्वायर R स्क्वायर पुट करता हूं, V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R इंटू T। देखिए बेटा
यहाँ पावर 1 है आर की, यहाँ पावर 2 है, तो एक पावर से एक कट जाएगी, तो मेरे पास क्या बचा, v स्क्वायर टी अपॉन आर। w की वैल्यू क्या होगी बेटा, v स्क्वायर टी अपॉन आर। और एज यू नो दैट v स्क्वायर, अब इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं v इंटू वी डिवाइड बाय आर इंटू टी, अभी गलत नहीं है ये, v इंटू वी डिवाइड बाय आर इंटू टी, अभी भी गलत नहीं है। और अभी ही हम पढ़ के आए हैं कि यहां से I की वैल्यू क्या होती है, v बाय आर, ठीक है। तो ये जो v बाय आर है, इसकी जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा बेटा, आई आर, क्या पुट कर दूंगा, आई आर। देखो बेटा इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं आई आर, तो w किसके इक्वल हो जाएगा, इसकी जगह पे आ गया i, ठीक है, v अपॉन आर है, इसकी जगह पे आ गया i, और ये क्या हो गया v इंटू टी, तो वी आई टी या आई वी टी, ये किसके इक्वल हो गया, वी आई टी के इक्वल, किसके हो गया, w इज इक्वल्स टू वी आई टी। अब यहां से मैंने w की वैल्यू सबसे पहले निकाली है, दोबारा से समझो बेटा इसको। देखो पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, पावर किसके इक्वल है बेटा, वर्क डन पर यूनिट टाइम। सो वर्क डन जो अभी हमने निकाल के आए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में पढ़ा है, तो आई स्क्वायर आर टी के इक्वल था, ठीक है। अब मुझे पता है अकॉर्डिंग टू दी ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, और I की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर मैं I को यहां छोड़ दूं और R को इधर ले आऊं, तो V अपॉन R, I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन R हो जाएगी। मैं दोनों साइड क्या करूंगा, स्क्वायर, I स्क्वायर इक्वल हो जाएगा V बाय R का होल स्क्वायर, सो I स्क्वायर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में I स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, इनटू में क्या बचेगा, R इंटू टी, R से एक पावर मैंने कैंसिल कर दी, बचा क्या मेरे पास, V स्क्वायर बचा, ये लिख दिया, T बचा, ये लिख दिया, R बचा, ये लिख दिया। अब मैंने आगे क्या किया, इस V स्क्वायर को मैंने लिखा V इंटू टी अपॉन R, V इंटू V मतलब V स्क्वायर, सो V बाय R किसके इक्वल होता है बेटा, I के, I V T, ठीक है, I V T, W is equals to I V T, और you can say that V I T। अब मैं क्या करूंगा, इस W की वैल्यू जो V I T निकाली है मैंने, इस P के अंदर मैं पुट कर दूंगा, किसके अंदर पुट करूंगा बेटा, इस W के अंदर, P वाली इक्वेशन के अंदर। सो W की वैल्यू क्या है बेटा, V I T, इसकी जगह पे V I T ये वाला आ गया, अपॉन में क्या है T, सो T से T कटा तो किसके इक्वल आ गया, V I। सो पावर हमेशा किसके इक्वल होती है, V इंटू आई, पावर किसके इक्वल होती है, V इंटू आई। ऑल्सो वी नो दैट, अब देखो मैंने पावर का एक फॉर्मूला तैयार कर दिया यहां से, ठीक है बेटा। इस वीडियो को 2 बार देखिएगा, 3 बार अच्छी तरह से देखिए और आराम से देखिए बेटा, ये बहुत आसान है और जल्दी समझ आ जाएगा आपको। P इज इक्वल्स टू वी आई, एक फॉर्मूला तो पावर का हमने यहां से ड्राइव कर दिया। उसके बाद वी नो दैट V इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। अब मैंने क्या किया, इस V की जगह पे आई आर पुट कर दिया, मतलब इस V की जगह पे यहां पर आई आर इंटू आई, तो क्या हो गया, आई स्क्वायर आर, एक पावर का फॉर्मूला ये आ गया, ठीक है। उसके बाद वी नो दैट I इज इक्वल्स टू V बाय R। अब मैंने क्या किया, पहले V की जगह पे आई आर पुट किया, अब I की जगह पे V बाय R पुट कर दूंगा, तो V इंटू V बाय R, तो V स्क्वायर बाय R। तो मेरे पास पावर के 3 फॉर्मूले आ गए बेटा। मेन फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू V I, पहले मैंने V की जगह पे आई आर पुट किया तो आई स्क्वायर आ गया, I की जगह पे V बाय R पुट किया तो V स्क्वायर बाय R आ गया। तो ये क्या था बेटा, मेरा पावर का फॉर्मूला, ठीक है। सो पावर की यूनिट क्या होते हैं बेटा, वाट। ध्यान से सुनिएगा बेटा, SI यूनिट फॉर पावर इज वाट एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। SI यूनिट फॉर पावर इज वाट, WATT, ठीक है बेटा। वाट होती है SI यूनिट और इसको इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो डिफाइन कैसे करेंगे वाट को, ठीक है। वी नो दैट P is equals to V into I, तो 1 वाट किसके इक्वल हो जाएगा, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर के, किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 1 एम्पियर के, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर के। सो एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज सेड टू बी ऑफ पावर 1 watt if it drives a current of 1 ampere when connected to potential difference of 1 volt, ठीक है। सो एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की पावर 1 वाट तब होगी जब वो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस यूज करेगा और 1 एम्पियर करंट को यूज करेगा, तब हम बोलेंगे उसकी पावर कितनी है बेटा, 1 वॉट। कितनी है, 1 वॉट। नेक्स्ट है बेटा कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी,
ठीक है बेटा, एक ध्यान रखना, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोटू, BOTU, इसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, या फिर इसको सिंपल यूनिट भी बोल देते हैं। सो एक वोट में, 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं बेटा, ये ध्यान रखना। 1 किलोवाट में कितने वोट होते हैं बेटा? 1000 वोट होते हैं। सो एक यूनिट या एक बोटू की बात मैं करूं तो ये कितने के इक्वल होगा? 1 किलोवाट के। किसके इक्वल होगा? 1 किलोवाट आवर के। ठीक है, 1 किलोवाट आवर के इक्वल होगा। अब हमारे को पता ही है कि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट होते हैं। और 1 आवर में सेकंड कितने होते हैं बेटा? 3600। कितने होते हैं बेटा? 3600। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा? 36 इंटू 3 10⁻³ इंटू 10⁻², तो दैट इज 36 इंटू 10⁻5। देखो 10 की पावर 3 1000 होता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 36 गुणा में 100, 100 का मतलब 10 की पावर 2। बेस सेम थे, पावर ऐड हो जाएंगी, 10 की पावर 5। इसको मैं लिख सकता हूँ 3.6 इंटू 10⁻5। किसके इक्वल हो जाएगा? ये जूल के। किसके इक्वल हो जाएगा? जूल के। तो आप 1 किलोवाट आवर, देखो 1 बोटू या 1 यूनिट किसके इक्वल है? 1 किलोवाट आवर के। तो 1 किलोवाट आवर कितने जूल्स के इक्वल है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के। सो आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है रेटिंग। सो स्टूडेंट यहां पर ही आपकी ये जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट होता है बेटा। सो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आएगा। कुछ एक टॉपिक आपको थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे, वो बारी बारी इस वीडियो को देखने से आपके हल हो जाएंगे। फिर भी अगर नहीं होते तो आप हमें कमेंट कीजिए। ठीक है, जो भी आपकी क्वेरी है हमसे पूछिए, तो आपकी क्वेरी को जरूर नोटिस में लाया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।